रहीम। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू सम क्लिनिकल्स ऑफ द एम्ब्रियोलॉजी फाउंडेशन की। ठीक है, और जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को केएलएम से पढ़ा रही थी। ठीक है, तो केएलएम में जितने भी साइड बॉक्स और क्लिनिकल लिखे हुए थे वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। सिर्फ मैं आप लोगों को ज़ुबानी कलामी बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि इसमें इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत सारी बातें आप लोगों को खुद आती हैं। ठीक है, और क्योंकि आप लोगों को पता है हमारा बहुत सारा जो सिलेबस है अब वो क्लिनिकल हो गया। ठीक है, और पेपर क्लिनिकल से ही ज़्यादा आता है, तो फिर आप लोगों को क्लिनिकल्स बहुत अच्छे से करने चाहिए। सबसे पहले आता है एन ओवुलेशन। ठीक है, एन ओवुलेशन होता है एन ओवुलेटरी मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसका दूसरा नाम है। एन ओवुलेशन में नाम से पता चल रहा है कि फीमेल को ओवुलेशन नहीं हो रही। ठीक है, ओवुलेशन ना होने का सबब क्या है कि उसका जो गनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है ऑब्वियसली वो नहीं रिलीज़ हो रहा होगा, क्योंकि हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जब जीएनआरएच रिलीज़ होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि एलएच को रिलीज़ करता है, और एलएच की रिलीज़ के ही कारण बेसिकली रिलीज़ हो रहा होता था सेकेंडरी oocyte सेकेंडरी फॉलिकल से। ठीक है, तो अब जब ओवुलेशन नहीं होगी तो ऑब्वियसली इनफर्टिलिटी होगी और फीमेल फर्टाइल नहीं होगी। अच्छा, तो उसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं एन ओवुलेशन के? कि पहला तो यार ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो सकता है कि फीमेल खुद ही ओवुलेशन को प्रिवेंट कर रही हो। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेके। या फिर दूसरा कॉज हो सकता है ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन रिलीज़ होता है जो कि ओवुलेशन को सप्रेस कर रहा होता है। तीसरा स्ट्रेस से भी हो सकता है कि ओवुलेशन हो रही हो। ठीक है, या फिर हो सकता है कि कोई उसको पैथोलॉजिकल कॉज हो, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम हो। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम से या फिर थायराइड डिसफंक्शन से, इन दोनों की वजह से भी एन ओवुलेशन हो सकती है। ठीक है, अच्छा, इसमें अब हो गया एन ओवुलेशन होगी तो अब उसमें वो उसको प्रिवेंट कैसे करे, उसको ट्रीट कैसे करे? तो सिंपल सी बात है, अगर फीमेल को इस तरह की मसला है तो उसको क्लोमिफेन सिट्रेट का इंटेक करना चाहिए। ये वर्ड केएलएम में लिखा हुआ है, तो आप लोगों को आना चाहिए कि एन ओवुलेशन के रिजल्ट में क्या देंगे, क्लोमिफेन सिट्रेट। क्लोमिफेन सिट्रेट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि सिंपल ये पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज़ करवाएगी, हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन्स रिलीज़ करवाएगी, एफएसएच और एलएच। ठीक है, और ये हमारे पास एवोल्यूशन करवाएंगे, और सिंपल सी बात है, फिर इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट सिंपल हो गया। नेक्स्ट इज अ वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी क्या होता है कि ये एक परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन है मेन में, यानी कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है कि बेसिकली फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करना। ठीक है, तो ये एक तो पहली बात वेसेक्टोमी मेन में होती है। ठीक है, और परमानेंटली अगर हमने उसको कॉन्ट्रासेप्शन देना है तो हम वेसेक्टोमी कर सकते हैं। वेसेक्टोमी बेसिकली होगा क्या कि सिंपल सी बात है, ये मेरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, इसका स्क्रॉटम है, तो अगर हमने वेसेक्टोमी करनी है तो स्क्रॉटम में कट लगाएंगे। ठीक है, स्क्रॉटम को इंसीज किया, और इसके बाद ये तो वेज डिफरेंस है, या तो इसको सील कर देंगे या तो इसको कट कर देंगे। ठीक है, ताकि वेज इसी वेज डिफरेंस से स्पर्म जाता है। ठीक है, और अगर हम स्पर्म की ट्रांसपोर्ट को ही रोक देंगे इसको सील करके, तो कॉन्ट्रासेप्शन होगी। फिर आगे एक बात लिखी हुई है कि अगर वेसेक्टोमी करवा भी ली जाए तो उसके बाद क्या होता है कि कोई इमीडिएट नहीं है। ठीक है, कि जैसी वेसेक्टोमी करवाई थी, ठीक है, तो उसके बाद कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स से प्रेगनेंसी नहीं होगी, क्योंकि अभी भी हो सकता है कि कुछ जो स्पर्म्स हैं वो स्टोर हुए हों। ठीक है, तो उन सारे स्पर्म्स को जो एजैकुलेट होंगे, ठीक है, तभी हमारे पास पूरा जब वो एजैकुलेशन स्पर्म ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, तो बाकी जो स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं वो बाहर तो जैकुलेट नहीं हो सकेंगे। ठीक है, क्योंकि वेज डिफरेंस तो हमने कट कर दिया, उसको सील कर दिया। ठीक है, तो हमने ये बात याद रखनी है कि वेसेक्टोमी बेसिकली इसके जो सक्सेसफुल चांसेस है वो एक्सट्रीमली लो हैं। ठीक है, इमीडिएट नहीं हो, इमीडिएट स्टेप नहीं है। ठीक है, कुछ मंथ्स लगते हैं ताकि वो सारा जो रिमेनिंग स्पर्म्स है, ठीक है, उसको क्लियर किया जा सकते। नेक्स्ट है द रिवर्सिबिलिटी, यानी ये जो वेसेक्टोमी है, ठीक है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब हमारे पास इतनी टेक्निक्स आ गई हैं कि हम माइक्रो सर्जरी करके दोबारा से उस वेस्ट डिफरेंस को ओपन कर सकें। ठीक है, खैर ये तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये मॉड्यूलर एग्जाम में आया भी था हमारे। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन देखनी है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, इन विट्रो यानी फर्टिलाइजेशन हम बॉडी के बाहर कर रहे हैं। सबसे पहले प्रोसीजर में जो पहला स्टेप आता है वो होता है ओवेरियन स्टिमुलेशन, यानी हम ओवरी को एक ड्रग देंगे। ठीक है, और ड्रग देने के बाद ओवरी क्या करेगी कि बहुत सारे एफएसएच और एलएच रिलीज़ करेगी। ठीक है,
सॉरी, FSH और LH नहीं रिलीज़ करेगी, बहुत सारे एग रिलीज़ करेगी, ठीक है। बेसिकली जो हम ड्रग दे रहे होते हैं ना उसमें FSH होता है, तो वो फिर जो ओवरी होती है बहुत सारे एग रिलीज़ करती है, ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे, उस एग को हम इस मैच्योर फॉलिकल से एग को सक कर लेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एनी ग्लास नीडल, ठीक है। और उसके बाद हम इसको इन विट्रो फर्टिलाइज़ करवा देंगे स्पर्म के साथ, ठीक है। ये स्पर्म का सैंपल है, ठीक है। और हमने इधर से क्या लिया, एग लिया। एग हमने oocyte लिया और स्पर्म लिया, दोनों को फर्टिलाइज़ करवा दिया, ठीक है। और फिर जब वो 2 to 8 सेल स्टेज में पहुंच जाता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि दोबारा उसको इम्बेड कर देते हैं यूट्रस में, और फिर वो यूट्रस में इम्बेड हो जाता है और दोबारा, और फिर वहाँ पे हम प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, एक बात याद रखनी है कि हम इसके इंडिकेशंस क्या हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की, ठीक है। तो इसकी इंडिकेशंस याद करनी है कि 2 इंडिकेशंस हैं, या तो वुमेन का फ्लोपियन ट्यूब ब्लॉक हुआ हो, ठीक है, या फिर मेन बहुत कम स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा हो, तो हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी करेंगे। दिस इज़ बेसिकली द फॉलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये ओवरी है, ठीक है, ओवरी एग रिलीज़ करी है, ठीक है। यहाँ पे एग आ भी रहा है, मगर अब देखो ये ब्लॉक हुई हुई है जगह, ठीक है। एग आगे नहीं जा रहा, स्पर्म यहाँ से नहीं जा सकता, तो कोई फ़ायदा तो नहीं है ना, फर्टिलाइजेशन तो नहीं हो रही। तो हम इसको बाहर ले जाते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन बाहर करके इसको इधर यहाँ पे फिर दोबारा से जो हमारे पास जाइगोट होता है उसको हम इम्बेड कर देंगे। एक और बात यहाँ पे लिखी हुई थी, वो लिखी हुई थी क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ एम्ब्रियो। क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ एम्ब्रियो क्या कहते हैं कि जब आप लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर रहे हो ना, ठीक है, तो आप क्या करो, 2-3 एग ले लो, ठीक है, और उसको 2-3 एग को डिफरेंट रख के उसको क्या कर दो, डिफरेंट स्पर्म के साथ फर्टिलाइज़ कर दो। मतलब कि उसी स्पर्म के सैंपल से, ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, उन्हीं 3 एग को फर्टिलाइज़ कर लेना है। अब उसको क्या करना है, फिर आप लोगों ने उनको फ्रीज़ कर देना है, ठीक है, जो आप लोगों के एम्ब्रियो के सैंपल्स होंगे इसको हमने स्टोर कर लेना है लिक्विड नाइट्रोजन में, ठीक है। अब हम क्यों कर रहे हैं इस तरह, इसकी इंडिकेशन क्या है कि हो सकता है कि हम जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, वो फेल हो जाए फ्यूचर में, ठीक है। तो हमारे पास कम से कम सेकंड ऑप्शन तो हो, यानी हमने फ्रीज एम्ब्रियो जो रखे हुए हैं हम वो दोबारा से उसको इम्बेड कर सकते हैं यूट्रस में, और फिर दोबारा से एक प्रेगनेंसी स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट इज द इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन क्या है कि जो स्पर्म है ना, ठीक है, डायरेक्टली उसको क्या करो कि जो मेच्योर oocyte है उसके साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कर दो, ठीक है। डायरेक्टली आप लोगों ने इंजेक्ट कर दिया। अच्छा, इसकी इंडिकेशन क्या है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन की, कि उन कपल्स में किया जाता है जिसमें या तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फेल हो गई हो या फिर स्पर्म बहुत ज़्यादा कम हो, ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन को ही प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट इज द असिस्टेड इन विवो फर्टिलाइजेशन। हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का, इन विवो फर्टिलाइजेशन का जो मेथड है ना, वो सम हाउ सेम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से, बस इसमें एक डिफरेंस है कि यार देखो, यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होगी ना वो जो वुमेन का फॉलोपियन ट्यूब है वहीं पर होगी, मगर बात ये होगी कि हम जो स्पर्म को इंजेक्ट करेंगे ना, ठीक है, वो हम किधर से इंजेक्ट करेंगे। देखो इसमें क्या होगा कि पहले हम ओवरी को जैसे जैसे हमने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में किया था कि हमने उसको ड्रग दिया था ओवरी को, और ओवरी को FSH वगैरह ड्रग में था ना, ठीक है। तो ओवरी ने बहुत सारे क्या बना दिए थे, हमारे पास एक ग्राफिन फॉलिकल बन जाएगा, ठीक है। जब वो ग्राफिन फॉलिकल बन जाएगा, ठीक है, तो अब ना स्पर्म बेसिकली सेक्सुअल इंटरकोर्स से नहीं आएगा, ठीक है, स्पर्म हम खुद इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये जो हम स्पर्म खुद इंजेक्ट कर रहे हैं ना, ठीक है, यही बेसिकली डिफरेंस है, ठीक है, असिस्टेड इन विवो फर्टिलाइजेशन में और इन विट्रो में। नेक्स्ट इज द सूरोगेसी। सूरोगेसी में क्या होता है कि सिंपल सी बात है कि इसमें ना जो फर्टिलाइजेशन है वो तो वुमेन में हो सकती है, मगर उसका अगर हो सकता है यूट्रस में कोई ऐसा मसला हुआ हो कि वहाँ पे यूट्रस इम्पेड ना कर रहा हो उस एम्ब्रियो को, ठीक है, और प्रेगनेंसी फर्दर कंटिन्यू नहीं हो सकती, तो उस फीमेल में प्रेगनेंसी नहीं कंटिन्यू हो रही, तो हम क्या करेंगे, वहीं से क्या करेंगे, उस एम्ब्रियो को लिया हमने उस फीमेल से और दूसरी फीमेल में इम्बेड कर दिया, उसके यूट्रस में इम्बेड कर दिया, और वहाँ पर दूसरी फीमेल में क्या होगा कि वहाँ पर जो एम्ब्रियो है वहीं पे पूरा उसमें प्रेगनेंसी कंटिन्यू होगी और डिलीवरी भी वहीं पर होगी, ठीक है। तो सिंपल सरोगेसी का मेथड है। यहाँ पे जैसे कि मैंने डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि सरोगेसी क्या है, ऐसी जहाँ पे वुमेन कैरीज द प्रेगनेंसी ऑफ अनदर इंडिविजुअल और द कपल, ठीक है। नेक्स्ट मिडल्स कमर्स, ये भी KLM के साइड बॉक्स में लिखा हुआ था। मिडल्स कमर्स के लिए सिंपल सी बात बस याद रखना है कि बेसिकली होता क्या है कि जब ओव्यूलेशन होती है ना, ठीक है, तो उसकी बेसिकली इंडिकेशन होती है, ठीक है। ओव्यूलेशन के दौरान एब्डोमिनल पेन जो होता है, ठीक है, उसको कहते हैं मिडल्स कमर्स। इसके सिम्टम्स क्या होंगे कि ओव्यूलेशन के दौरान जब उस साइड थोड़ा सा बड़ा हो रहा होता है, ठीक है, उसकी इन्लार्जमेंट हो रही होती है, तो एब्डोमिनल पेन होगा, ठीक है। और इसके इंडिकेटर्स क्या होंगे,
बेसिकली ना ये हमारे पास सेकेंडरी इंडिकेटर होता है ओव्यूलेशन का, ठीक है। और ये हाँ, एक और बात याद रखिए कि बेसिकली इट इज़ कॉमन मगर यूनिवर्सल सिम्टम नहीं होता, ठीक है। कुछ वुमेंस को इफेक्ट करता है और कुछ वुमेंस को नहीं इफेक्ट करता। नेक्स्ट इज द कॉज ऑफ द मेल इनफर्टिलिटी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है SAQ में, ठीक है। इसमें एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, स्पर्म डिफॉर्मिटी और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। एजोस्पर्मिया वो स्टेट होती है जहाँ पे स्पर्म बनता ही नहीं, स्पर्म होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये हो सकता है कि उसकी जो स्पर्म डक है हो सकता है वो ब्लॉक हुई हो, ठीक है, तो वहीं से ही स्पर्म आगे जा ही ना रहा हो। नेक्स्ट द ओलिगोस्पर्मिया, स्पर्म का काउंट बहुत ज़्यादा कम है। नेक्स्ट है स्पर्म डिफॉर्मिटी, जो स्पर्म की शेप है उसमें डिफॉर्मिटी है। नेक्स्ट है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, स्पर्म प्रोड्यूस तो हो रहा है, ठीक है, मगर कुछ ऐसी एंटीबॉडीज है मील में जो कि उस स्पर्म को इफेक्ट करी हैं। नेक्स्ट है द कॉज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी। फीमेल इनफर्टिलिटी में याद रखना है कि फेलियर टू ओव्यूलेट या FSH और उसका LH नहीं रिलीज़ हो रहा है, FSH से कोई फॉलिकल नहीं बन रहे और LH नहीं रिलीज़ होगा तो ऑब्वियसली ओव्यूलेशन नहीं होगी, एनोवुलेशन वाला सिस्टम आ जाएगा। नेक्स्ट है द ब्लॉक ओविडक्ट। हो सकता है कि कुछ ऐसा इन्फेक्शन हुआ वो फीमेल का कि उसकी जो ओविडक्ट है वो ब्लॉक हो गई हो, यानी फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गई हो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द यूट्रस डैमेज। ये अभी मैंने यहाँ पे वैसे ब्लॉक ओविडक्ट का बताया था, अगर ओविडक्ट ब्लॉक हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एग तो बेसिकली रिलीज़ हो जाएगा मगर क्या फ़ायदा, एग आगे नहीं जा सकेगा, स्पर्म और एग मीट नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट है द यूट्रस डैमेज, ठीक है। यूट्रस डैमेज में क्या हो सकता है कि कुछ ऐसे फिब्रॉइड्स बन जाएँ, ठीक है, और वो इनफर्टिलिटी कॉज कर रहे हो। नेक्स्ट है द सर्विकल म्यूकस डिफेक्ट। सर्विकल म्यूकस डिफेक्ट में क्या होता है कि यहाँ पे सर्विक्स में ना म्यूकस होता है। जब एस्ट्रोजन रिलीज़ होता है तो एस्ट्रोजन क्या करता है कि इस जो म्यूकस होता है इसको थिन कर देता है, ठीक है। थिन क्यों कर देता है? ताकि स्पर्म इजीली अंदर ट्रांसफ़र हो जाए। मगर अगर ये म्यूकस थिक ही रहे तो स्पर्म तो अंदर ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगा। तो इसमें क्या हो गया, सर्विकल म्यूकस डिफेक्ट, यानी स्पर्म अंदर ट्रांसफ़र सही से हो ही नहीं रहा। नेक्स्ट है द इंडोमेट्रियोसिस। इंडोमेट्रियोसिस वो कंडीशन होती है जहाँ पे बेसिकली इंडोमेट्रियम का एक पोर्शन, ठीक है, ब्रेक डाउन करता है। इंडोमेट्रियम का एक पोर्शन ब्रेक डाउन करेगा और वो कहीं और ग्रो करने लग जाएगा। हो सकता है कि वो ओवरीज में आ जाए, ठीक है, और यहाँ पे ओवरीज में ग्रो करने लग जाए और ओवरीज फिर एग सही से रिलीज़ कर ही ना सकें, ठीक है। नेक्स्ट एक साइड बुक लिखा हुआ था एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का और एडल्ट स्टेम सेल का। ये बस ज़ुबानी कलामी समझ लो। होता क्या है कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में ना प्लूरिपोटेंसी होती है, ठीक है। हमें ये बात अच्छे से पता है कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स है वो प्लूरिपोटेंट है, किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जब हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अगर किसी फीमेल का कर रहे हैं तो डोनर की कंसेंट से हम उसका एम्ब्रियो का थोड़ा सा सैंपल ले लेंगे, ठीक है। अब इसकी पोटेंशियल एप्लीकेशन क्या है? पहला तो रीजनरेटिव मेडिसिन में मतलब कि हम ना उसको ये ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को पार्किंसंस डिजीज़ है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, डायबिटीज़ है, तो उसमें हम उसको उसका एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स यूज़ करते हैं। तो रिसर्च की एक्टिविटी में, ड्रग टेस्टिंग में भी हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम किसी को एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल इंजेक्ट कर भी दें तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज पता क्या होता है कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स ना, क्योंकि प्लूरिपोटेंट है, किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकता है वो आपके डिज़ायर्ड सेल टाइप में ना कन्वर्ट हो, ठीक है, और ट्यूमर की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट है द एडल्ट स्टेम सेल्स। एडल्ट स्टेम सेल्स हमें पता है कि एडल्ट स्टेम सेल्स ना बेसिकली प्लूरिपोटेंट तो नहीं है, मल्टीपोटेंट है, ठीक है। और एडल्ट स्टेम सेल्स बहुत सारे वेरियस टिश्यू में पाए जाते हैं, जैसे कि बोन मैरो, ब्लड, स्किन, लिवर, ब्रेन एंड मसल्स, ठीक है। यहाँ से हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। और बाद में हम क्या करेंगे कि इसका फंक्शन क्या है, कोई अगर टिश्यू की रिपेयरेंस हो, ठीक है, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लिमिटेड सा इसका फंक्शन है, ऐसा नहीं हो सकता है कि हम ना मतलब स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो और हम एडल्ट स्टेम सेल यूज़ करें, तब हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल अगर प्रिजर्व किया हो किसी इंडिविजुअल का तो हम वो यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में आता है सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। वैसे इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें इतनी सी बात समझ लो कि अगर हमने क्लोन्स बनाने हैं ना तो हम सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र यूज़ करेंगे। सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र में क्या होता है कि पहले तो यार एक सेल है, ठीक है, सोमैटिक सेल है, ठीक है, उसमें से क्या करना है, उसमें से न्यूक्लियस रिमूव कर दो, ठीक है, और वो क्या बन जाएगा, आप ई न्यूक्लिएटेड एग बन जाएगा और आप अपनी मर्ज़ी का न्यूक्लियस उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हो उस ई न्यूक्लिएटेड एग सेल में, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, उस एक्सेल को जिसमें आपने, अब देखो आपने क्या डाला, सोमैटिक सेल डाला, ठीक है, सोमैटिक सेल न्यूक्लियस डाला। फिर आपने उसको डिवाइड करने के लिए छोड़ दिया, ठीक है। जब वो डिवाइड वगैरह करेगा तो जब उसकी डेवलपमेंट होगी तो उसमें क्लोन्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। मतलब इसको ना डेवलपमेंट थेरेपेटिकल यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है, फिर रिसर्च के लिए यूज़ किया जाता है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इस पूरे उसमें इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि एनोवुलेशन के लिए हम क्या देंगे, क्लोमिफेन सिट्रेट देंगे, ठीक है। और उसके बाद ये याद करना है कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आ जाता है कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ में क्या है, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन
फर्टिलाइजेशन लिख देना, ठीक है, इन विवो फर्टिलाइजेशन और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन और सीरोगेसी, ठीक है, ये ज़रूर लिख देना। और मेरे ख्याल से कोई चीज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, बस ये कर लेना काफ़ी हो जाएगा।